हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन? तो फ्रेंड्स, पूछा गया है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है, जो संघीय कार्यपालिका होती है, उसका जो हेड होता है वो कौन होता है? तो फ्रेंड्स, वो होते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के हेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाता है, राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए संघ की कार्यपालिका होती क्या है। फ्रेंड्स, उससे पहले आपको ये बता दूं, सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, 3 ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट के। पहला है विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। दूसरा है कार्यपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तीसरा है न्यायपालिका, जिसे हम जुडिशरी बोलते हैं। फ्रेंड्स, विधायिका क्या होती है, ये क्या करती है? ये नए कानूनों का निर्माण करती है। ठीक है, नए कानून बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कार्यपालिका क्या करती है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है? जो विधायिका ने नए कानून बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है, उनको एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, हमारी कार्यपालिका। और न्यायपालिका या जुडिशरी ऑफ इंडिया क्या करती है? जो नए कानून और जो नए नियम बने, अगर कोई भी उनका उल्लंघन करेगा या उनके खिलाफ जाएगा उन कानूनों के, तो उनको सजा देने का काम हमारी कौन करती है? जुडिशरी ऑफ इंडिया, भारत की न्यायपालिका करती है। ठीक है, और फ्रेंड्स, विधायिका लेजिस्लेचर, फ्रेंड्स ये 2 स्तर पर होती है। ठीक है, एक होती है केंद्रीय स्तर पर, दूसरी होती है राज्य स्तर पर। ठीक है, एट द सेंट्रल लेवल, एट द स्टेट लेवल। ठीक है, तो अगर बात करें अगर सेंट्रल लेवल पे, तो कौन शामिल है उसमें? लोकसभा, राज्यसभा, जिसे हम संसद भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, वो किससे बनती है? जो हमारी संसद वो लोकसभा, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी जब बिल संसद पारित करता है तो राष्ट्रपति जी की परमिशन के बाद ही वो बिल जो विधेयक है, जो बिल है, जो विधेयक है, वो क्या बनता है? अधिनियम या एक्ट बनता है। ठीक है, कानून बन पाता है। बिना राष्ट्रपति की परमिशन के कोई भी जो विधेयक है वो एक्ट या कानून नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर राज्य स्तर पर बात करें तो विधायिका के अंदर विधानसभा आती है और विधान परिषद, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव की, तो फ्रेंड्स केंद्रीय स्तर पर आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये केंद्र की कार्यपालिका के अंदर आते हैं। और फ्रेंड्स, हम केंद्र की कार्यपालिका के अंदर हम ये राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर राज्य के स्तर पर बात करें तो एट द सेंट्रल लेवल, अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो उसमें आते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और राज्य मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायपालिका। तो जुडिशरी में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? नंबर 1 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए। ठीक है, भारत का उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ये सब जुडिशरी ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन इज डिस्क्राइब्ड? तो फ्रेंड्स, भाग 5 में। ठीक है, पार्ट 5 में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है? फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन में था किस भाग में, इस क्वेश्चन में है किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन इज मेंशन्ड। तो फ्रेंड्स, यूनियन एग्जीक्यूटिव किस आर्टिकल में है? तो ये आती है अनुच्छेद 52 से 78 78 तक, ठीक है, आर्टिकल 52 से 78 तक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द 3 आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 ईयर्स, ठीक है, 35 वर्ष होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है, 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 ईयर्स, 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट टेक ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 60, आर्टिकल जो अनुच्छेद 60 है उसके तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के जो समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? टू हुम डज द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना किसे देता है? टू हुम डज द वाइस प्रेसिडेंट इन्फॉर्म अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट? तो फ्रेंड्स, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष जी को देते हैं राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? व्हेन अ बिल इज रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट आफ्टर हुज परमिशन डज इट बिकम एन एक्ट? ठीक है, मैंने पहले भी बताया था ये। तो फ्रेंड्स, किसकी अनुमति के बाद वो बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। फ्रेंड्स, जब संसद कोई भी बिल पारित करता है, कोई भी विधेयक पारित करता है, तो उस पे राष्ट्रपति की सहमति ज़रूरी होती है, ठीक है। राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति की परमिशन के बाद ही कोई भी विधेयक कानून बन पाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी कंपेयर्ड टू द एम्परर ऑफ विच कंट्री? तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरना आवश्यक है? विद इन हाउ मच टाइम इज इट नेसेसरी टू फिल द वैकेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? तो फ्रेंड्स, 6 महीने के अंदर भरना इसको आवश्यक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को उनके पद से संसद हटा सकती है, पार्लियामेंट हटा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाता है।
फ्रेंड्स अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो कैसे हटा सकती है फ्रेंड्स, संसद महाभियोग चलाती है राष्ट्रपति पर, ठीक है। तो महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। राष्ट्रपति जब संसद द्वारा इम्पीचमेंट होगा राष्ट्रपति पर तो उनको उनके पद से हटाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पूछा गया है किस सदन द्वारा, बाय विच हाउस, ठीक है। तो फ्रेंड्स संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। तो पूछा गया है किस सदन द्वारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स वेदर इट इज लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वेदर इट इज लोकसभा और राज्यसभा, चाहे वो लोकसभा हो और राज्यसभा हो, किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन व्हाट बेसिस, किस आधार पर चलाया जाता है फ्रेंड्स, जब राष्ट्रपति हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो संविधान है उसको न माने, उसका अतिक्रमण करे, उसका उल्लंघन करे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते राष्ट्रपति तब उन पर संसद द्वारा महाभियोग चलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, फ्रॉम विच कंट्री हैज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बीन टेकन। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस है वो ली गई है यूएसए से, अमेरिका से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिस्क्राइब्ड। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 61 में इसका प्रावधान है, ठीक है, इसको बताया गया, इसका वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाए तो उसे कौन क्षमा कर सकता है, हु कैन पार्डन अ पर्सन इफ ही इज फाउंड गिल्टी। तो फ्रेंड्स ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति ही किसी व्यक्ति को दोषी पाने में क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। ये राइट, ये पावर उन्हीं के पास है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है जिससे वह मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ कर सकते हैं, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन सो दैट ही कैन कंप्लीटली पार्डन द डेथ सेंटेंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 72 के अंदर, आर्टिकल 72 के अंदर जो प्रेसिडेंट है उनको ये पावर मिली हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो फ्रेंड्स श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी 12वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 12th प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, हु इज द फर्स्ट ट्राइबल वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू जी ओडिशा राज्य के संथाल समुदाय से संबंधित है, किस कम्युनिटी से आती है, संथाल कम्युनिटी से, ठीक है, उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले सिख राष्ट्रपति और जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, हु वाज द फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू यूज पॉकेट वीटो। तो फ्रेंड्स ये थे ज्ञानी जैल सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स ज्ञानी जो जैल सिंह थे वो 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। फ्रेंड्स राष्ट्रपति के पास बहुत सी पावर्स होती हैं, लाइक मिलिट्री पावर्स हो गई, फाइनेंशियल पावर्स, वैसे वीटो पावर होती है, ठीक है। वीटो पावर फ्रेंड्स जब संसद कोई भी बिल लाता है तो वो
राष्ट्रपति की परमिशन के बाद ही कानून बन पाता है, ये मैंने बताया था। फिर जब कोई ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के पास 3 पावर होती है, ठीक है। उनके पास 3 पावर होती है उस विधेयक पर यूज़ करने की। कौन कौन सी होती है? सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट पावर, जिसे हम अत्यंतिक वीटो बोलते हैं, सेकंड होती है निलंबनकारी वीटो, जिसे हम सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं, और तीसरी होती है पॉकेट वीटो, जिसे हम जेबी वीटो बोलते हैं, जो इन्होंने प्रयोग किया था पहली बार, ठीक है। अत्यंतिक वीटो क्या होती है? जब विधेयक को राष्ट्रपति क्या कर देता है? अस्वीकार कर देता है, मतलब मना कर देता है, उस पर सहमति नहीं देता अपनी। और सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? जिसको राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए भेज देता है कि इस पे दोबारा से विचार करिए, फिर लाइए मेरे पास, ठीक है। और जो थर्ड होती है, जो जेबी वीटो, जिसे हम पॉकेट वीटो बोलते हैं, वो क्या होती है? इस पे राष्ट्रपति, इस विधेयक पर राष्ट्रपति अपना मतलब कोई डिसीजन नहीं देता, ठीक है। नहीं हाँ करेगा, नहीं ना करेगा, नहीं पुनर्विचार के लिए संसद के पास फिर से भेजेगा, बस अपने पास ऐसे पड़े रहने देगा, तो उसे क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो, ठीक है फ्रेंड्स। आ गया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स बात करें इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के खिलाफ पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, क्योंकि इस विधेयक के कुछ प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध थे, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह first used the pocket veto in 1986 against the Indian Post Office Amendment Bill as one of its provisions for against freedom of the press। तो प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज़ किया, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो फ्रेंड्स संविधान में कहा गया है कि कोई भी विधेयक पर राष्ट्रपति परमिशन देके यथाशीघ्र लौटा देगा, लेकिन उसका कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर राष्ट्रपति किसी भी बिल को अपने पास पड़े रहने दे सकता है, कितने भी टाइम तक, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़े। क्वेश्चन है, कौन सा विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटाया जा सकता? विच बिल इज नॉट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन। तो फ्रेंड्स एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जो सस्पेंसिव वीटो, जो पुनर्विचार के लिए जो लौटाया जाता था, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संसद को, तो उसमें धन विधेयक को, ठीक है फ्रेंड्स, धन विधेयक जो मनी बिल है उसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता संसद को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाता है, मनी बिल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वित्त विधेयक या वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? हुज अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर अ फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल के लिए किसकी जो सहमति की आवश्यकता होती है? फ्रेंड्स कोई भी बिल हो, प्रेसिडेंट की सहमति के बिना कोई भी कानून नहीं बन पाता, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? इन केस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन हु कैन डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द एग्रेसर। तो फ्रेंड्स ये राइट भी प्रेसिडेंट को है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जी को ये राइट है, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? हु एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं केंद्रीय या संघीय मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 74(1) में बोला गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, वह मंत्री परिषद की सलाह के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 74 में ये बात बोली गई है। आगे बढ़ते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन। दिस कोट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स ये सीधे तौर पर राष्ट्रपति जी पर लागू होती है, क्योंकि वो एक्चुअल पावर किसके पास है? मंत्रिपरिषद के पास, जिसका हेड कौन होता है? हमारे पीएम, ठीक है। पीएम के कहने पे ही सारे काम राष्ट्रपति जी करते हैं। इनके पास सिर्फ
औपचारिक तौर पर शक्तियां होती हैं, ठीक है। वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्रीय मंत्री परिषद, जिसका हेड कौन होता है? हमारे पीएम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? हु विल टेक चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, ये संभालेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये भी ना हो तो कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्य संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? हु कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संचालित करते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसके चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई गई है? फॉर द इलेक्शन ऑफ होम द सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज अडॉप्टेड? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये प्रणाली को अपनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बाय होम इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं फ्रेंड्स? सांसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा, ठीक है। तो संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ए और बी दोनों सही हैं। और फ्रेंड्स, राज्य की विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो ये तो सीधे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसलिए ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? ठीक है, प्रस्तावक प्रस्ताव रखने वाले होते हैं, अनुमोदक उस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले को बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनकी संख्या 50-50, 50-50 होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? वेयर आर मैटर्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सेंट? तो फ्रेंड्स, ये भेजे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? हु डिक्लेयर्स प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट? तो फ्रेंड्स, ये करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए रह सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच प्रेसिडेंट्स रूल कैन रिमेन इन अ स्टेट? तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए, 3 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए ये रह सकता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? हु हैज द राइट टू डिक्लेयर एनी जियोग्राफिकल एरिया एज ए शेड्यूल्ड एरिया? तो फ्रेंड्स, किसी भी एरिया को, किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया जो डिक्लेयर करने का जो राइट है वो किसके पास है? वो हमारे राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करता है? होम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट अपॉइंट? तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति जी को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट। वित्त आयोग के अध्यक्ष को करते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री को करते हैं नियुक्त, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? व्हाट इज द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है? तो फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए महीना। तो एक महीने में कितनी मिलती है? 5 लाख रुपए मिलते हैं भारत के राष्ट्रपति को सैलरी के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? which president of India was elected unopposed? तो फ्रेंड्स, ये थे नीलम संजीवा रेड्डी जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्रपति कौन है जो सबसे कम समय तक देश के राष्ट्रपति पद पर रहे और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे फ्रेंड्स डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल समाप्त होने से पहले हो गई? विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइड बिफोर द एंड ऑफ हिज टर्म? तो फ्रेंड्स ये भी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? हु कैन डिसॉल्व द इंडियन पार्लियामेंट? तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति जी ही कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं कि मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे? तो फ्रेंड्स चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु वाज आल्सो द एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे वो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रणाली में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन हुम आर ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्टेड? तो फ्रेंड्स ये होती है प्रेसिडेंट में, राष्ट्रपति में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? विच प्रेसिडेंट वॉज सिलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्वाइस? तो फ्रेंड्स ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनके चुनाव के लिए दूसरे दौर की मतगणना की आवश्यकता पड़ी? ठीक है, सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग की जरूरत पड़ी। वो कौन से राष्ट्रपति थे? वो थे वीवी गिरी जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स 12 सदस्य को नॉमिनेट करती है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स ये 12 जो सदस्य हैं वो किस फील्ड से होंगे? साहित्य से होंगे, विज्ञान से होंगे, कला से होंगे और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से होंगे। ठीक है, इनसे ये नॉमिनेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंसेस इज स्टेटेड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो फ्रेंड्स ये है आर्टिकल 123। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 123 में क्या कहा गया है? यदि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति के सामने अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि तुरंत अब एक्शन लेने की जरूरत है, तो इस सिचुएशन में राष्ट्रपति क्या जारी करता है? अध्यादेश। ठीक है, जैसे हम ऑर्डिनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका इफेक्ट ठीक वैसे होगा जैसे संसद कोई भी बिल पारित करती ना, और उसका जो इफेक्ट है ठीक मतलब जैसा उसका इफेक्ट होगा वैसे ऑर्डिनेंस का इफेक्ट होगा, वैसे अध्यादेश का इफेक्ट होता है। ठीक है, बात करें अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो फ्रेंड्स अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। ठीक है, विधायी अधिकार। इस समय वो विधायिका की भूमिका में आ जाती है, इसलिए इसको विधायी अधिकार बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संघ और समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स किन सूचियों पर अध्यादेश जारी करता है? यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट पे अपनी जो अध्यादेश है वो जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करेगा? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 75(1) में ये चीज़ बोली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो फ्रेंड्स जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो कलेक्टिवली किसके प्रति जवाबदारी होती है? किसको जवाब देना पड़ता है? उसको लोकसभा को। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा।
ठीक है। तो ये किस आर्टिकल में बोला गया है, ये बोला गया है 75 के 3 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है। आर्टिकल 75 के 3 में बोला गया है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हें पढ़ लेना। तो फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस है 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स या फिर 40 ईयर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।